लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में 9, छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों सहित देश भर में 93 सीटों पर डाले जा रहे वोट। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। पीएम मोदी, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित कई नेताओं ने किया मतदान। आरक्षण पर जारी है सियासी रण। खरगोन में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस ने बाबा साहब की पीठ पर छुरा घोंपा, इनकी साजिश नाकाम करने चाहिए 400 सीट। बीजेपी में शामिल हुई राधिका खेड़ा। दिल्ली में अभिनेता शेखर सुमन के साथ ली सदस्यता। छत्तीसगढ़ में विवाद के बाद तोड़ा था कांग्रेस से नाता। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, रण लोकसभा चुनाव का लगातार जारी है। तीसरे चरण का आज रण है, यानी कि तीसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 16 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश में आगे बात की जाए 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत हम आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 54.09% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 58.19% वोटिंग हो चुकी है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो राजधानी भोपाल में 50.16%, राजगढ़ में 63.69%, विदिशा में 59.87%, गुना में 60.16%, मुरैना में 48.23%, भिंड में 44.18%, ग्वालियर में 49.60%, सागर में 53.08% मतदान हो चुका है। बैतूल सीट की अगर हम बात करें 59.63% मतदान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, रायपुर की अगर हम बात करें तो 67.87% मतदान हुआ है। दुर्ग में 58.06%, सरगुजा में 65.31%, जांजगीर चांपा में 55.38%, कोरबा में 62% करीब, बिलासपुर में 58%, रायगढ़ में 67%। और इसी के साथ यूपी में भी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। अगर यूपी की हम बात करें तो अब तक 46.78% मतदान हो चुका है। तो दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज किस तरह का फिलहाल सामने आ रहा है, ये रुझान हम तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की 16 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग आज लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 54.09% और छत्तीसगढ़ में 58.19%। वोटिंग 3 बजे तक हो चुकी है। तो देखिए, तमाम जो प्रत्याशी है चुनावी मैदान में दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टियां हुंकार भरते हुए नजर आ रही है। ईवीएम में आज प्रत्याशियों की किस्मत कैद होने वाली है और लगातार वोटिंग भी जारी है। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और खास पैनल के साथ इस चर्चा में आपके साथ मैं लौटूंगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से वाणी अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। केदार सिरोही जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे इस खास चर्चा में। तो देखिए, वोटिंग लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो 9 सीटों पर। वाणी जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस भी दम पर रही है कि परिवर्तन इस बार कांग्रेस करेगी। कितनी चुनौती आप देख पा रहे हैं? IND 24 के दर्शकों को मेरे नमस्कार और एक विनम्र आग्रह पुनः करूंगी कि जो लोग अभी भी मतदान करने नहीं निकले हैं, कृपया करके 6 बजे के पहले अपना बहुमूल्य वोट राष्ट्र हित में जरूर दें। हाँ, बिल्कुल, कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, हिट विकेट करते हुए। जो आज तक हम देखते आ रहे हैं, अभी तक जो हम इनके बयान, इनके कथनी करनी जो भी देखते आ रहे हैं, सब इम्बैलेंस्ड है। पूरी प्रदेश, पूरी देश की जनता बहुत आसानी से कुछ संकेत समझ सकती है। इनके जो भी वक्तव्य हैं, कोई भी विकास से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ अलगाववाद से जुड़ा हुआ है। विदेशी ताकतों के आधार पर ही अपने बयानबाजी ये करते हैं और मुझे लगता, समझ नहीं आता कि क्या ऐसा प्रेम और लगाव है जो राहुल गांधी जी वो भी छिड़काव कर देते हैं उस विदेशी प्रेम का सारे कार्यकर्ताओं पे, और वो भी नीचे के स्तर पर भी उसी तरीके के बयानबाजी चालू हो जाती है। आप देखिए ना, पिछले 7 दिनों में कितने बढ़िया बयान आए हैं, चाहे वो
पुलवामा अटैक पे हो, चाहे वो बॉम्बे के जो शहादत हुए हमारे सेना के लोग, चाहे वो पड़ोसी देश में न्यूक्लियर बॉम्ब होने के दावा हो, ये अपने देश के बारे में क्यों नहीं चिंता करते इतनी? और सलाह भी वहां से लेते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जो इनके पूर्वजों के सलाहकार थे, जिन्होंने शुरू से बंटाधार की राजनीति जो शुरू की और वो अभी तक चलती आ रही है परंपरागत ढंग से। खैर, भारतीय जनता पार्टी पहले भी थी, आज है और कल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दिलचस्प जगह पर जाके खड़ी होगी जब प्रधानमंत्री जी तीसरी बार इस देश को प्रधानमंत्री का नेतृत्व करते हुए विकसित भारत की ओर लेके जाएंगे। चलिए ठीक है केदार जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात कर ले पिछले चुनाव की, जिन 9 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उन पर भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है, क्या भेद पाएंगे उन किलों को आप? क्या कुछ लगता है 9 सीटों के समीकरण की बात कर ले, किन सीटों पर आपको लग रहा है कि बढ़त बना लेंगे आप, परिवर्तन इस बार कर लेंगे? देखिए खुशी बहन, ये जो बात है, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो किला है वो रेत का किला है। अब इनके किले में ना सीमेंट बची है ना ईंट बची है। अब ये सिर्फ हवाई है और वो जनता ने इसको ढा दिया है। इसी की चिंता हमारे भाजपा के प्रवक्ताओं के उसमें दिखती है। वो आज तक, मैं इतने दिन से आ रहा हूं, सब जगह बात कर रहा हूं, कोई भी इनका सीनियर से सीनियर प्रवक्ता आता है तो वो मुद्दों की बात ही नहीं करता है। वो उन मुद्दों की बात करता है जिनसे जनता का सरोकार नहीं है और जिस मुद्दे में है उसमें झूठ ज्यादा होती है। आज देखिए ये जो 9 सीटें हो रही है, इसमें जो इनके खुद के महाराज जो हमारे यहाँ से आयातित थे, हम लोगों ने उनको एक्सपोर्ट किया उधर और इन्हें उधर इंपोर्ट किया, वो खुद हारने की कंगार पर है राहुल प्रताप सिंह। अब योगेंद्र, आप बात राजगढ़ की देख लीजिए, आप बैतूल की देख लीजिए, आप मुरैना की देख लीजिए, आप ग्वालियर की देख लीजिए, सारी जगह जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुसीबत में फंस चुकी है। इनका जो क्लीन स्वीप का नारा था, 400 पार का नारा, मनगढ़ंत नारा था और मनगढ़ंत चीजों से भारत नहीं चलता। भारत ये देखता है, भारत का किसान ये देखता है कि इनने 3 दिन पहले चने का इंपोर्ट ड्यूटी जो 66% था वो क्लीन स्वीप कर दिया, हटा दिया, बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए। किसान की जेब कट गई है। किसानों से इन्होंने जो वादा किया था कि हम 2700 रुपया गेहूं का देंगे, 3100 रुपया धान का देंगे, मध्य प्रदेश में तो मुझे नहीं मिला, किन्हीं को मिला हो तो भगवान जाने। इन्होंने कहा घर घर रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां ला देंगे, डॉलर का जो मूल्य है वो 50 रुपया कर देंगे, पेट्रोल रामदेव बाबा के माध्यम से किलवा दिया कि पानी के भाव कर देंगे। आज पूरे देश में पूरी अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई है। ये तीसरी, चौथी, 5वीं अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पर बहन पर कैपिटा की बात अगर इनसे करने जाओ ना तो प्रॉब्लम आती है। मीडिया का जो रैंक की विश्व में बात करने जाओ तो भारतीय जनता को प्रॉब्लम आती है। अगर इनसे हंगर इंडेक्स पे बात करो तो प्रॉब्लम आती है। इनसे पूछो कि 80 करोड़ लोग 5 किलो पे क्यों है तो इनको प्रॉब्लम आती है। इनसे पूछा जाए कि जो किसान है वो 750 शहीद क्यों हो गए, बॉर्डर पर लड़ते लड़ते अपनी जान क्यों दे गए, आपने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? आप तो आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, आप महिलाओं की सुरक्षा की बात तो बिल्कुल कर ही नहीं रहे। आप देश की जो सुरक्षा है, जो देश का नौजवान है, उसको अग्निवीर बना रहे हो और ऊपर से बयान देते हो। अरे कहां से सलाहकार लाते हो आप लोग? मुझे बड़ा हैरानी होती है कि 24 साल तक वहां पर काम कर लो, फिर उसके बाद IAS IPS बन जाना। अरे सरकार, वो कैडर अलग है, वो अपनी नौकरी उधर परमानेंट चाह रहा। आपने तो हमारी देश की जो सुरक्षा उसको ठेके पे देने का काम कर दिया। आपने जो हमारे संसाधन थे, जो देश के मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर थे, इसका तो सेल आउट कर दिया। विक्रेता, भारतीय जनता पार्टी का नाम ही विक्रेता पार्टी बन गया। देश की हर चीज को गरीबों के हाथ से छीन ली। आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के पहले जो रेलवे में गरीब बैठता है, वह मैडम तो बड़े अमीर व्यक्ति हैं, मुझे ऐसा लगता है, ये तो शायद ही कभी रेल में बैठे होंगे, तो हवाई जहाज वाले हैं। पर जो रेल में बैठता है, जनरल बोगी में बैठता है, मैम मत करिए क्योंकि मैं भी कर सकती हूँ। बोगियां कम कर दी है और प्लेटफॉर्म की टिकट आपने इतनी महंगी कर दी है, बुजुर्गों की टिकट पूरी कर दी है, उनका रियायत खत्म कर दिया, बच्चों की टिकट आप लेने लगे हो, वो लोग देख रहे हैं। जो अनाज उनके यहाँ 5 किलो का जा रहा है, उसकी क्वालिटी अगर आप देखेंगे, आपकी IND पे तो काफी रिपोर्ट्स हुई है
इतनी घटिया क्वालिटी का अनाज उन लोगों को जा रहा है जिसमें उनका पोषक तत्व ही नहीं है। वो लोग देख रहे हैं, वो देख, आपने हमको 450 रुपए में गैस की टंकी की गई थी, 1100 रुपए की टंकी हो गई है। बिजली का बिल माफ करने की बात कही थी, आज बिजली के बिल ठीक है हजारों केदार रुपए जी, में आ लेकिन रहे हैं। मुद्दे तो आपके सारी विधानसभा जगह में भी यही थे ना, महंगाई बेरोजगारी की जिस तरह से आप बात कर रही जनता तो फिर भी आपकी बातों में नहीं आई। विधानसभा चुनाव तो अभी का उदाहरण है। देखिए, जनता बिल्कुल मुद्दों पे वोट किया है, जनता ने बिल्कुल साथ दिया है और जनता आगे साथ भी देगी। जनता अब जो है, एक बार वो इनके उसमें धोखे में आ गई है। पहले इन लोगों ने अलग अलग तरह के मुद्दे पे बात की, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हाँ। अरे आप राष्ट्रवाद को डिफाइन तो करिए। राष्ट्र में मेरा गांव भी आता है मैम, आपका जो मोहल्ला है वो भी आता है। आपके मोहल्ले में अगर सही तरीके से पानी पीने का नहीं है तो ये राष्ट्र की समस्या है। मेरे गांव में नल जल में अगर घोटाला हुआ है तो ये राष्ट्र की समस्या है। अगर मेरे गांव में स्कूल में टेबल कुर्सी नहीं है तो ये राष्ट्र की समस्या है। मेरे गांव में जो बच्चियां पढ़ती है उनकी स्कूल में अगर उनके लिए वॉशरूम नहीं है तो ये राष्ट्र की समस्या। आप बड़ा बड़ा सिनेरियो तो बहुत दिखा देंगे, पर मूलभूत चीजों पे आइए। आप किसानों के पे बात कीजिए। पिछले साल ओईसीडी की रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि 15 लाख करोड़ का किसानों को घाटा हुआ एक साल में। अब मोदी सरकार और मोदी सरकार के चलिए लोग ठीक और है, उनके प्रवक्ता आपके पास वापस इसको कैसे लौटूंगी, फायदे में प्रतिक्रिया ले दिखा लेती हूँ। देंगे? वाणी जी देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें, साफ तौर पर कहना है कि अन्याय आपने जनता के साथ किया है, न्याय की गारंटी वो लेके आई है, क्या न्याय की गारंटी पर भरोसा करेंगे? दूसरी बात ये भी, राजगढ़ सीट की अगर हम बात कर ले, गुना की एक दो हाई प्रोफाइल सीटें ऐसी है जहां पर ऐसा नहीं लग रहा कहीं ना कहीं कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। खासतौर पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है राजगढ़, 33 साल बाद दस्तक दे रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि कोई चिंता का विषय है। दिग्विजय सिंह वो नेता है कांग्रेस का जिसने बहुत बुरी हार का सामना किया था और अब उनको रिटायरमेंट की ओर जाना था, परंतु जबरदस्ती यहां लड़ना पड़ा क्योंकि उनके बेटे की तैयारी नहीं है। ये एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है परिवारवाद का। दूसरी बात, रही बात कि हम स्पष्टता से जो बोल रहे हैं, तो हम देख चुके हैं 3 मुख्य राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव थे, कांग्रेस की सरकार वहां बिल्कुल पलट गई। क्यों पलटी? राजस्थान का उदाहरण दे दीजिए। राजस्थान के घोटाले, राजस्थान में महिला सुरक्षा, आज तक वहां फास्ट कोर्ट्स नहीं थे, अब सरकार आके उनको एस्टैब्लिश कर रही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए जो प्रताड़ना के मामले होते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट से 50 डेथ पेनल्टीज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अधिकृत हो चुकी हैं। इसके अलावा जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम मध्य प्रदेश में देखते हैं, वो तो अभी भाजपा सरकार के अंतर्गत हुआ है। मैं और आप दोनों इसी प्रदेश में रहते हैं 25 वर्षों से। मुझे याद नहीं है जबलपुर में बिना बिजली, बिना पानी, बिना कोई अच्छी सड़कों का निर्माण हम कैसे रहते थे। जनरेटर्स चलते थे हमारे घर पे। मैं एक डॉक्टर हूं और मैं आपको दावे के साथ बोलती हूं, आज जो सरकार आयुष्मान योजना के तहत सुविधाएं दे रही है, उसकी सुविधा पहले थी नहीं। हम भीख मांगते थे, कोई एमएलए, कोई कॉर्पोरेटर, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जाके, मेरे घर पे कोई इंसान को आप मदद करिए, मैं खर्चा नहीं उठा पा रहे। आज मोदी जी ने 5 लाख रुपए वो तो दिए आयुष्मान योजना के तहत। उन्होंने उसका विस्तार भी कर दिया है कि 70 साल के ऊपर जितने बुजुर्ग हैं उनको भी वो सुविधा दी जाए, कोई भेदभाव नहीं किया जाए। किसानों को राशि जो केंद्र दे रही है वो स्टेट दे रही है। महिलाओं को मध्य प्रदेश में आप जाके देखिए, शिक्षण संस्थाओं में कितना अंतर आ गया है। कितने जनजाति विश्वविद्यालय हैं, कितने जनजाति हॉस्टल्स हैं, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल रही है। और स्कॉलरशिप सिर्फ 11वीं 12वीं के लिए नहीं है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और अगर वो बाहर भी जाना चाहे तो वहां भी कर रहे हैं। कैनाल सिस्टम्स, इरिगेशन सिस्टम्स, रेलवे का जो नेटवर्क है, वाटरवेज है, रोड नेटवर्क है, हवाई जहाजों का जो नेटवर्क है, चीटा तब लगता है जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। केदार सिरोही जी, आप ही के पास में आऊंगी, प्रतिक्रिया आपसे लेनी है। देखिए ठीक है, आप बात कर रहे हो बीजेपी की, हाल ही में आप बोल रहे थे कि बीजेपी की खुद की कुछ मजबूती नहीं है, किलों के भेदने की मैं बात करी, आप कह रहे हैं कि उनके किले मजबूत नहीं है। लेकिन अगर बात कांग्रेस की मजबूती की कर ले, कितनी मजबूती आप देख पा रहे हैं? भाई आपके तो प्रत्याशी मैदान छोड़ रहे हैं।
देखिए, प्रत्याशी मैदान नहीं छोड़ रहे हैं, प्रत्याशी को मैदान छुड़वाया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा सुधार है। ये लोकतंत्र के लिए, आज आपके लिए या बीना मैम बैठी इनके लिए, किसी के लिए भी ठीक नहीं, देश की जनता के लिए भी ठीक नहीं। इस तरह का तानाशाही पूर्वक रवैया रखकर सामने वाले प्रत्याशियों को डराकर धमकाकर उनके ऊपर मुकदमे दायर करके अगर उनको हटवाया जा रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे खराब चीज कही जानी चाहिए। मैम बड़ी अच्छी बातें कही है, डॉक्टर हैं इसलिए आज ये बाकी प्रवक्ताओं से थोड़ी अलग है। वो चिल्लाना, चिंगाड़ना, बीच में बोलना, झूठ बोलना उतना ज्यादा मैडम नहीं कर पा रही है। पर मैं मैडम आपसे, मैंने पहले ही कहा था कि आप बहुत अमीर हैं, आपने मध्य प्रदेश को सही तरीके से गरीबी स्तर पर नहीं देखा। आपने जो देखा, मैं आज अमीर हूं तो अपनी मेहनत से हूं भाई साहब, आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। मैं आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, मैं आपको चेतावनी दे रही हूं। हाँ, आप सुन लीजिए, आपने जो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है, आप कभी सामान्य बस स्टैंड पे जाइएगा, देख चुकी हूँ मैं, बसों और ट्रेनों में ही सफर करती हूँ, एक आम नागरिक हूँ मैं, और मोदी जी के देश में एक सशक्त महिला हूँ। आपने क्यों कहा कि मैं डॉक्टर हूँ? आप आम नागरिक है तो आप सुन लीजिए, आपकी अस्पतालों में क्या व्यवस्था है? मध्य प्रदेश के जो आदिवासी बहुल्य इलाकों में डॉक्टर नहीं है, बताइए कितने डॉक्टर है? नर्सों के हवाले पर हॉस्पिटल चल रहे हैं। ग्रामीण समुदाय सामूहिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उनके ऊपर डॉक्टर नहीं है। जब आपको जानकारी नहीं है, गलत भ्रम मत फैलाइए। अरे सुन तो लीजिए, फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा तो आपको ठीक नहीं लगेगा। आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में कितने डॉक्टरों की कमी है, आप अच्छे से बता सकती है। मध्य प्रदेश जो है पूरे भारत में जो स्वास्थ्य इंडेक्स में है 29 राज्यों में 20-22 पे आ रहा है। आप बातें कर रही हैं, आप नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़िए कि यहाँ पर समय पर गोली दवाइयां नहीं मिल रही है, जेनरिक गोली दवाइयां नहीं मिल रही है, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। आप हेल्थ सेक्टर से आती है, आप बताइए क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का? हमने, खुशी बहन, हमने देखा है कि लोग अपने कंधे पर मरीजों को ले जा रहे हैं। हमने देखा है कि महिला जो प्रवास के दौरान लोग उसको ट्राली में ले जा रहे हैं। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में कोई घटना घट जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लोग 2-2 दिन तक अस्पताल में बैठे रहते हैं, ये सोचते हैं कि कोई आए और समाज सेवी संस्थाएं उनका दाह संस्कार कर रही है। इस तरह की तो चीजें हो रही है। बातें आप आंकड़ों में कैनाल की बात कर लेंगे, ड्रिप इरिगेशन की बात कर लेंगे। मैम एक बात बताइए, इतने 20 साल हो चुके हैं, 175-78 लाख हेक्टेयर पर मध्य प्रदेश में खेती होती है, आप 35 लाख हेक्टेयर पर ही डटे पड़े हैं। आप किसानों को 16 घंटा बिजली देने की बात हो रही थी, आज की तारीख में मैम 4-8 घंटे के बीच में बिजली अटकी पड़ी है। अभी कल ही हरदा में प्रशासन ने जो किसानों के 100 किसानों के जो पंप सेट जो पानी लिफ्ट करते हैं उनको उठा लिया। आप बात करते हैं सुशासन की, किसानों को 250 का यूरिया 500 रुपए में मिल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उनकी योजनाएं जो आदिवासी और किसान और गरीबों की है उनके ऊपर डाका डल रहा है। क्या यही सुशासन है आप लोगों का? इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़िए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में मुझे आप मेरे साथ चल दीजिए, आप व्यक्तिगत नहीं है, आपके रिप्रेजेंटेटिव को भेज दीजिए। हम सरकारी स्कूल में जाते हैं, बच्चियों के लिए बैठने के लिए क्या कुर्सियां हैं क्या? उनके स्कूलों में पंखे लगे हैं क्या? क्या उनके यहाँ ब्लैक बोर्ड है क्या? क्या उनको मध्याह्न भोजन में 2 रोटी से 3 रोटी मिल रही है क्या? क्या उनकी सुरक्षा है क्या? जब हम इन चीजों पे बात करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, तो आप लोग ले जाके बातें घुमा देते हैं। जवाब ले लेती हूँ, वाणी जी जवाब दे दीजिए। ठीक है, आप पहले तो ठोस जानकारी लेके बोला करिए। आपने बात की हेल्थ सर्विसेज की, एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने खुद ये बयान दिया है कि अगर आयुष्मान योजना नहीं होती तो कितने लाखों लोगों को सुविधा सहायता नहीं मिलती। सुन लीजिए, हमने तो अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। देखिए, आप ही ने बोला था जो सुविधाएं मेडिकल कॉलेजेस में नहीं होती, आज तो मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस का विस्तार है, उनके डिपार्टमेंट्स का विस्तार हुआ है, सुपर स्पेशलिटी यूनिट्स ऐड किए गए हैं, रीवा है, शेडोल है, जबलपुर तो बहुत पुराना था, नए कितने कॉलेजेस आए हैं, और 3 कॉलेजेस पाइपलाइन में हैं। रही बात जनजातीय क्षेत्र में, वहां भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज का उद्घाटन किया हुआ है। रेलवे लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है, छिंदवाड़ा में तो भाजपा ने कराई है,
केंद्रीय सरकार ने कराई है। क्या कर रहे थे, क्या उखाड़ लिया था आपके इतने महान नेता कमलनाथ जी ने वहां पे? क्यों? जनजाति क्षेत्र के लोगों को इज्जत से रहने का अधिकार नहीं है? आपके हमेशा शोषण करते रहेंगे। 50 साल कांग्रेस ने शासन किया है इस देश पे, क्या कर लिया? गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी का था आंदोलन, गरीबी तो और गत में चली गई। जो उन्होंने तब टैक्सेशन किया था 95% टैक्सेस, इतना ज्यादा गैप हो गया था अमीर और गरीब के बीच में कि हालत खराब हो गई थी देश की। सोना गिरवी रखा था, आपके एक नेता ने देश का सोना गिरवी रखा था। हमारे तो आज फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत अच्छी हालत में है। हम निर्यात नहीं, हम बाहर भेजते हैं। हम सामान तैयार करके अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स पे, हम गेहूं चावल ही नहीं निर्यात करते, हम मशीन प्रोडक्ट्स हम निर्यात कर रहे हैं। हम और क्या आपको गिनवाएं? हमारे यहाँ तो डिफेंस स्ट्रक्चर नहीं था, तेल, ईंधन और मशीनरी के लालच पड़े हुए थे। अगर कहीं कोई दूसरा देश हमारे पर युद्ध कर देता तो हमारे पास हम सक्षम नहीं थे जवाब देने के लिए 15 साल पहले। ये तो अब जाके आधुनिकीकरण हुआ है। और आर्म्ड फोर्सेस को आप पूछिए, जिन सेना के लिए आप अच्छे शब्द नहीं बोल सकते, जिस सेना को आप लोग हमेशा तिरस्कार के नाते एड्रेस करते हो, कम से कम इसको मानिए तो कि ये एक बहुत बड़ा गड्ढा था। अगर मोदी जी नहीं होते तो ये होता नहीं। और बहुत सामान्य है हम लोग, हम सब मोदी जी के परिवार जैसे ही हैं, बहुत सामान्य घरों से आए हैं, मेहनत करके आए हैं। जो आपकी टिप्पणी थी व्यक्तिगत, मैं आपको बोल रही हूं, ये आपने बहुत, यही दिखाता है कि आपको महिला शक्ति से कितना डर, कितनी नफरत, कितनी घृणा है। ये आप ही नहीं, ये आपके शीर्ष नेतृत्व की आशीर्वाद है आप लोगों पे, जो आप एक महिला पे ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं। और ये सिर्फ कांग्रेस कर सकता है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम और आप साथ में बैठने लायक नहीं होंगे अब, क्योंकि आप लोग जब महिलाओं को सशक्त होते हुए, ये मेल डोमिनेशन, ये जो है ना, ये आप ही लोग कर सकते हैं। ये आपको खिज है कि एक महिला प्रवक्ता कैसे बैठी हुई है, वो सशक्त कैसे है। चलिए ठीक है, जवाब दे दीजिए। जवाब दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी खुद महिला विरोधी है, महिला का। अरे छोड़िए भाई साहब, आपने तो न्यूज चैनल पे बोल दिया। आपकी टिप्पणी हजारों करोड़ों लोगों ने सुन ली है। ये व्यक्तिगत टिप्पणी अगर आप मेरे को दे सकते हैं, मैं आपको कभी मिली नहीं हूँ, उसके बाद भी तो आपके ऊपर धिक्कार है। समय का जवाब दे रहा हूँ, समय कम बचा है, आप सुन लीजिए। इन्हें बड़ी बड़ी बातें कही है, गोल्ड की बातें कही है। आज इनसे ये पूछिए कि भारत में 1 लाख करोड़ का गोल्ड लोन क्यों खड़ा हो गया है। जनता पिछले साल 1 लाख करोड़ का गोल्ड लोन, वो गोल्ड लोन किनका है? वो आम लोगों के यहाँ का है, गरीब का है, महिलाओं का है, जो अपने खर्चे चलाने के लिए वो गिरवी रख रही है। ये मैं संस्थागत की बात कर रहा हूं, जो प्राइवेट सेक्टर में रखा है उसकी तो बात ही नहीं है। आप देखिए एजुकेशन लोन भी 1 लाख करोड़ का खड़ा हो गया। आज 10 साल में आप लोगों ने देश की स्थिति क्या बना दी है कि लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस लेवल पर लोन लेना पड़ रहा है। आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं, अरे हम तो 25 लाख का देने की बात कर रहे हैं। और इंदिरा जी के ऊपर आप प्रश्न उठा रही हैं। अरे उन्होंने देश के लिए अपना घर का गोल्ड देकर देश की सेवा की। अब मैं उसके लिए भी आपको जवाब देती हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने पूरी जनता से सोना और पैसा दान में मांगा था। चीनी आक्रमण जब हुआ था, उस 250 तोले सोने का और 8 करोड़ राशि का आज तक गांधी परिवार ने कोई उत्तर नहीं इस देश को बोला है। मैं मांगती हूँ, बताइए ना हिसाब, कहाँ गया वो 250 तोला सोना 1965 के युद्ध का? कहाँ गए वो 8 करोड़ रुपए? और उस युद्ध के बाद जो इलेक्शन हुआ था, वहां जवाहरलाल नेहरू ने 8 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्चे थे। आप बात करते हैं, आप मेरे से बहस करिए ना, मेरे पास तो आंकड़े हैं, मैं तो आपको दूंगी मुंह पे। दाल में पानी है तो उसको आपकी सरकार बाहर निकाल कर फेंक देती है। आपकी सरकार किस लेवल पे जवानों के साथ है, जो उनके नौजवानों को आपको मालूम है, आपकी प्रवक्ता ने, आपकी इतनी पढ़ी लिखी प्रवक्ता ने आतंकवादियों के लिए सम्मानजनक अंत्येष्टि मांगी थी। चलिए ठीक है, क्योंकि समय की कमी है, लास्ट कमेंट में लूंगी। केदार जी ये बताइए, आप फिलहाल देखिए 9 सीटों पर समीकरण को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, चर्चा दूसरे मुद्दे पे मुड़ गई है। एक छोटा सा कमेंट आपसे, क्या परिवर्तन इस बार कर पाएंगे?
किन मुद्दों पर परिवर्तन आप करने का सोच रहे हैं? 1,00,000% बहन परिवर्तन हो रहा है, मजबूती के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और 4 तारीख चलिए ठीक है, वाणी जी आपका लास्ट कमेंट दे दीजिए, इसके बाद चर्चा को समाप्त जब करेंगे। एक जगह की सीट पर लड़ने का निर्णय इनका शीर्ष नेतृत्व एक बार में नहीं कर सकता तो बाकी की सीटों को क्या हवाबाजी में उड़ाएंगे? कमल खिल रहा है और आपको 4 जून पर एक बहुत बड़ा कमल देश में दिखेगा। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल क्योंकि वोटिंग लगातार जारी है, देखने वाली बात होगी 4 जून को क्या कुछ रिजल्ट आएंगे। फिलहाल इस चर्चा को मैं ये समाप्त करूंगी समय की सीमा के चलते। तो देखिए लगातार वोटिंग तीसरे चरण की जारी है। तमाम जो प्रत्याशी है चुनावी मैदान में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और सभी जगह वोटिंग लगातार जारी है। 3 बजे तक की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 54.09% मतदान हो चुका है। देखा जाए तो काफी अच्छा मतदान प्रतिशत अभी तक रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी मतदाता अब कितनी संख्या में बाहर निकलते हैं, किस पार्टी की ओर मतदाताओं का रुख देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ID24 में बस इतना ही। आप बने रहिए ID24 के साथ।